सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स की स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि मेनली हमारी इमिशन स्पेक्ट्रम से मिलती है हमें। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है एटम्स का, कोई भी एटम का किसी भी ऑर्बिट में। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मेन जो हम पे स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज मिलती है वो किसके लिए मिलती है? हाइड्रोजन एटम के लिए मिलती है। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। अगर जेड की वैल्यू 1 हुई तो एनर्जी की वैल्यू हम पे कितनी हो जाएगी? माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम पे क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1, कि हम पहली ऑर्बिट के लिए डिस्कस करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, जो कि कितनी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, हाँ, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमें किसके लिए मिली है? n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसको हम बोलते हैं हमारा ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या कहलाता है? हमारा ग्राउंड स्टेट कहलाता है। n इज इक्वल टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट, n is equals to 2 means E2 is equals to माइनस का 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम पे आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n is equals to 2, तो 2 में से एक कम कर दो तो ये हम पे आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नाउ अगर n is equals to 3 रखें तो E3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर। 3 हम पे कितना होता है? 9। तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा हम पे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कहलाती है हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 में करे तो E4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, जो कि 4 हम पे कितना आता है? 16। तो ये हमारा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अप्रॉक्स। तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये कहलाती है हमारी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 5 करे तो E5 की वैल्यू हो जाएगी हम पे माइनस का 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम पे आ जाएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 में से 1 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? ये हम पे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। नाउ अब हम इन एनर्जी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। इधर की साइड हमारा एनर्जी है और इधर की साइड n की वैल्यू, इधर n, इधर e। सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम पे कितना मिला था? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा गैप ज्यादा रखना है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो अप्रॉक्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। 10.2 आता है इसकी वैल्यू। माइनस करके देख लेना, माइनस 3.4 में से माइनस करना है माइनस 13.6। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है, जो कि ज्यादा है। तो हमें इस n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा रखना है। फिर उसके बाद गैप थोड़ा सा रिड्यूस करना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है? इन दोनों के मुकाबले n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो यह आ जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद जो हम पे आएगा n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा और कम करना है n इज इक्वल टू 4 के लिए। तो थोड़ा सा और कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम पे माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें से फिर थोड़ा सा और कम कर दें, यहाँ पे तो अप्रोक्स सेम ही लिख रहा होगा, बट थोड़ा सा और कम कर दें तो n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक दो ऐसी बना दो, यहाँ पे एक ऐसी और एक n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे।
n is equals to infinity. So n is equals to infinity, समथिंग अपॉन infinity is 0, so एनर्जी उसके लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर लाइट रे कहीं से भी हमारी फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही है और ग्राउंड स्टेट में आ रही है, तो इसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी, तो उस स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अगर लाइट रे कहीं से भी हमारे पास सेकंड ऑर्बिट में आ रही है, तो उसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बामर सीरीज। लाइमन सीरीज, सेकंड वन इज बामर सीरीज। बामर सीरीज। अगर लाइट रे हमारे पास कहीं से भी आउटर ऑर्बिट से हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में आ रही है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, ये कितनी हो जाएगी, पास्कन सीरीज। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज। लाइट रे आउटर ऑर्बिट से अगर हम पे फोर्थ ऑर्बिट में आए या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और लाइट रे हमारे पास कहीं से भी फिफ्थ ऑर्बिट में आए, तो इसको हम बोलेंगे फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, ओके। सो ये याद रखना है, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, फुंड। n is equals to 1 means Lyman series, n is equals to 2 means Balmer series, n is equals to 3 means Pascal series, और देन हम पे आ जाएगा यहाँ पे n is equals to 3 के लिए Pascal series, n is equals to 4 के लिए ब्रैकेट सीरीज, n is equals to 5 के लिए फुंड सीरीज। तो इनको हमें याद करना है। नेक्स्ट जो है इनकी वेवलेंथ के लिए, कि हम इनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कि कहीं से भी अगर आउटर ऑर्बिट से हमारी किसी भी दूसरी ऑर्बिट में आ रही है, तो कितना हो जाएगा, En2 माइनस E1। ये एनर्जी एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है, तो ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। ओके, सो एनर्जी लूज करेगा तो En2 माइनस E1। तो En2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, N2 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का होल स्क्वायर, N1 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आ गया हम पे E का फॉर्मूला। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ पर से कॉमन ले लेता हूँ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हम पे 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। E का फॉर्मूला होता है हम पे HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन N1 स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन लैम्डा बराबर हम पे हो गया 13.6 अपॉन 13.6 अपॉन HC इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। तो H की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, तो ये हम पे आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। इन सब वैल्यू को हम पुट करें तो जो हम पे 13.6 अपॉन HC की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है हम पे 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। इसी को हम बोलते हैं R, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह सिर्फ सिंपली क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। 13.6 अपॉन HC की जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हम पे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सिंपल N1 हम पे कहाँ, N1 मीन्स क्या हुआ, जहां पे लाइट रे आ रही है। ओके, N2 मीन्स क्या हुआ, जहां से लाइट रे जा रही है। तो N2 का मीन्स तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जहां से लाइट जा रही गोइंग, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ओके, तो यही चीज थी हम पे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू। और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम डिस्कस करें, सो हाइड्रोजन एटम का जो जेड होता है हम पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हम पे R 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ओके, सो
अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ कितनी होगी और ब्रैकेट सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए, पास्कन सीरीज के लिए, फुंड सीरीज के लिए, जो भी वो हम पे सीरीज है उनके लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम पे आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे लाइमन सीरीज। सो जो लाइमन सीरीज के लिए है, लाइमन सीरीज के लिए 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हम पे r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 यानी जहाँ पे लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे हम पे कहाँ पे आ रही है, पहली ऑर्बिट में आ रही है, तो 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू हम पे कुछ भी हो सकती है, n2 की वैल्यू हम पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर दूसरा जो सीरीज है हम पे लाइमन सीरीज के बाद वो आती है हम पे बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो हम पे इलेक्ट्रॉन आता है वो सेकंड ऑर्बिट में आता है। तो अगर सेकंड ऑर्बिट में आता है तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हम पे आर 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर, जहां पे जो n2 होगा वो इस 2 से ज्यादा ही होगा, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। बामर सीरीज के बाद जो हम पे तीसरी सीरीज आती है उसका नाम है पास्कन सीरीज। बामर सीरीज के बाद जो तीसरी सीरीज आएगी उसका नाम है हम पे पास्कन सीरीज। सो पास्कन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर, जहां पे जो n2 होगा वो 3 से ग्रेटर ही रहेगा, 4 5 6 7, है ना। जब भी इमिशन स्पेक्ट्रम लाना है, इमिशन मींस क्या होगा, लाइट को इमिट करना, तो लाइट कब इमिट करेगा, जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा। तो आउटर ऑर्बिट क्या होनी चाहिए, इनर ऑर्बिट से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, इसके बाद जो तीसरी सीरीज आएगी हम पे उसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो हम पे फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ओके। जहां पे जो हमारे पास n2 होगा, n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हम पे 4 से ज्यादा, यानी 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एंड लास्ट वन इज फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज के लिए n की वैल्यू हम पे कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी हम पे 5। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। तो जहां पे हमारे पास n2 आ जाएगा वो आ जाएगा हम पे 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है, मतलब n2 क्या होगा हमारे पास n1 से ज्यादा ही होना चाहिए। ओके। तो ये हम पे वेवलेंथ का फॉर्मूला है, 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला है। वेवलेंथ के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। पहले 1 अपॉन लैम्डा निकाल दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा को इन्वर्स करेंगे। तो जब हमारे पास लैम्डा इन्वर्स हो जाएगा तो तब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा। और आर हम पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। और सिंपल 10 टू द पावर 7 पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको, 1.09 ना लिख के 1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ओके। तो ये तो थे हम पे इसके। फिर उसके बाद एक हम पे आता है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के लिए, कि कहीं भी किसी की अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी हो, ये एक शॉर्टकट टाइप में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी हो, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n2 की वैल्यू जस्ट n1 प्लस 1 रख देंगे, n1 प्लस 1 लिख देंगे। जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए बात करूं, तो लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स निकालना है, तो वो हो जाएगा हम पे r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 से जस्ट 1 नंबर ऊपर कौन सा है, 2 है, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमें इसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम पे r/4 और 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स यहाँ से निकल जाएगा 4/r निकल जाएगा। सो ऐसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी हाँ बामर सीरीज के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं। लेट्स से ओनली मैं दो ही एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मिनिमम वेवलेंथ के लिए। तो जैसे बामर सीरीज के लिए 1 अपॉन लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से जस्ट एक ज्यादा क्या है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हम पे r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। तो जो हम पे आ रहा है यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम 36 एंड 9 माइनस 4 हम पे हो जाएगा 5r/36। तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हम पे, और हम यहाँ पे अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाले तो लैम्डा मैक्स हम पे आ जाएगा 36/5r।
ओके तो ये तो था हम पे मैक्सिमम वेवलेंथ का। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रिक क्या है, हम पे n2 की वैल्यू हमें क्या रख देनी है, n1 प्लस 1 रख देनी है, चाहे कोई भी हो। फुल सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, n1 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिनिमम वेवलेंथ के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। तो जब भी यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ की बात करें, मिनिमम वेवलेंथ की बात करें, तो इसके लिए हमेशा याद रखना है हमें, मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो हम n2 की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, इंफिनिटी रखेंगे। ओके मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो हम n2 की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, इंफिनिटी रखेंगे। जैसे लाइमन सीरीज हो गई, अगर मेरे को इसका मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, r टाइम्स ऑफ 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी का होल स्क्वायर। सो 1/इंफिनिटी तो हम पे 0 हुआ, तो कितना आ गया, r आ गया 1/लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम हमारे यहाँ से कितना निकाल जाएगा, r को जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 1/r हो गया। सेम अगर मैं यहाँ पे बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल सीरीज के लिए निकालू, कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, फुल सीरीज। तो फुल सीरीज के लिए अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ निकालती है 1/लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, r टाइम्स ऑफ 1/1 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का होल स्क्वायर। ओके जो कि हम पे आ जाएगा r/25 1/लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ से मेरे पे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 25/r आ गई। लैम्डा मिनिमम कितना निकल गया यहाँ से, 25/r निकल गया। सो ये था हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज। आई होप सो ये आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चंस। ओके थैंक यू एवरीवन।